हेलो बच्चों, कम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। इसको मैंने पहले भी वीडियो अपलोड करी हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो इसकी अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से देख लीजिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चंस है। आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ और नए क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रचंड बेरोजगारी का डैश है। द मीनिंग ऑफ डिस्मिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज डैश। जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जीरो टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जीरो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, नन ऑफ द अबव। तो प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है, तो इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी क्वेश्चन जो है लिया था। प्रचंड बेरोजगारी का मतलब ये हो जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी काम में लगा तो है, लेकिन अगर वो उस काम को नहीं भी कर रहा होगा तो भी कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ता है, वो हो जाती है प्रचंड बेरोजगारी। जैसे कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें, जो कृषि क्षेत्र में होता है, तो बहुत से व्यक्ति एक घर के हैं जो किसी भी उनका कोई खेत है, कोई उनकी कहीं पर वो खेती करते हैं, तो उसमें काम में लगे हुए हैं। एक ही फैमिली के सब लोग काम अगर 3-4 लोगों से भी हो जाता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग लगे हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, तो बाकी के लोग जो हैं, जैसे 3 लोगों से काम हो रहा है, लेकिन वहाँ पर 5 लोग अगर लगे हुए हैं, तो 2 लोग क्या हो जाते हैं, लगे तो हुए लेकिन एक्चुअल में अपना कुछ भी कंट्रीब्यूट कर नहीं रहे वहां पर, उनकी प्रोडक्टिविटी वहां पर जीरो है। तो ऐसी जो प्रचंड बेरोजगारी होती है, उसका मतलब ये होता है कि उनकी जो उत्पादकता होती है, सीमांत उत्पादकता, वो शून्य होती है। तो एक आंसर क्या होगा यहाँ पर, हमारा ऑप्शन है जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक वृद्धि शब्द की व्याख्या डैश द्वारा की गई है। द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सप्लेन्ड बाय डैश। स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी, इंक्रीज इन द पर कैपिटा प्रोडक्शन, इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम, ऑल ऑफ द अबव। बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आर्थिक वृद्धि जो होता है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ की जब बात की जाती है, तो उसकी व्याख्या जो है वो कैसे की गई है, किसके द्वारा की गई है, कि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, या प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, या फिर ये सभी। तो जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि जैसे हमारी कंट्री है, इस टाइम सिचुएशन कैसी है, कितनी ग्रोथ है, बढ़ रही है या घट रही है, तो उसको देखने के लिए या उसकी को एक्सप्लेन करने के लिए हम किन की चीजों पर ध्यान देंगे या किन की चीजों की बात करेंगे। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन क्या हो रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस किस तरह के आ रहे हैं, जैसे कि हम इंडस्ट्रीज की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, हमारे क्या प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि की प्रोडक्टिविटी जो है पर कैपिटा वो बढ़ रही है, साथ ही प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हो रही है। अर्थव्यवस्था का सूचक ही होता है कि अगर प्रति व्यक्ति आय उस देश की बढ़ रही होती, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही होती, तभी माना जाता है कि वो कंट्री जो है वो ग्रोथ की तरफ जा रही है, वो कंट्री का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर तीनों ही चीजें आ जाएंगी इसमें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये आर्थिक वृद्धि में इन तीनों पर ही ध्यान दिया जाता है, इन तीनों को ही शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य आर्थिक विकास की व्याख्या करता है। Which of the following scenarios explain economic development? Improvement in the distribution system, improvement in the technology, improvement in the production, all of the above. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से किस चीज में सुधार या इम्प्रूवमेंट जो होगा वो आर्थिक विकास के बारे में बताएगा कि हाँ अगर इस चीज में इम्प्रूवमेंट होगा तो उससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी या हो रही है। वितरण प्रणाली में सुधार, प्रौद्योगिकी में सुधार, उत्पादन में सुधार, ये सभी। तो यहाँ पर ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि अगर वितरण प्रणाली यानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होगा वो इम्प्रूव होगा, जो भी हमारे पास उत्पादन के साधन है, जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे सब तरफ, तो उससे क्या होगा, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा सही ढंग से हो पाएगा। जो रिसोर्सेज हैं उसका सही हम पूरी तरह से यूज कर पाएंगे, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज की अगर बात की जाए तो भारत काफी धनी देश माना जाता है, एक रिच कंट्री माना जाता है। ह्यूमन रिसोर्स भी यहाँ बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको सही ढंग से यूज नहीं कर पा रहे, इसीलिए इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी ज्यादा बेरोजगारी है। प्रौद्योगिकी में सुधार, टेक्नोलॉजी में सुधार भी बहुत इम्प्रूव करता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में सुधार होता है तो कम से कम कॉस्ट पर हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्शन कर पाते हैं, जिससे कि प्राइस भी कम आता है और लोगों के जीवन स्तर भी बढ़ता है। टेक्नोलॉजी से सुधार होने में प्रोडक्शन में भी इजी रहता है, नई नई चीजें आती हैं। अगर टेक्नोलॉजी में सुधार होगा, आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है, तो प्रोडक्शन का में भी सुधार होगा, इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये तीनों ही चीजें जो होती हैं वो आर्थिक विकास की व्याख्या करती हैं। इन तीनों में सुधार ही क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ का कारण बनेगा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें डैश होता है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज दैट इट हैज ए डैश।
State of deprivation among large proportion of the population, high per capita income, a large proportion of the above forces is in the tertiary sector, none of the above. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अविकसित अर्थव्यवस्था होती है, एक आपकी हो जाती है विकसित अर्थव्यवस्था, एक हो जाती है विकासशील और तीसरी हो जाती है अविकसित, यानी कि एक डेवलप्ड कंट्री है, एक डेवलपमेंट कंट्री है, एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, उसकी क्या विशेषता होगी या कैसे पता चलता है हमको कि हाँ ये अंडर डेवलप्ड कंट्री है। जनसंख्या के बड़े हिस्से में अभाव की स्थिति होना, उच्च प्रति व्यक्ति आय होना, लगभग बल का एक बड़ा हिस्सा तृतीय क्षेत्र में लगा होना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अविकसित अर्थव्यवस्था जो होती है, तो उच्च प्रति व्यक्ति आय तो सिंपल सा समझ में आ रहा है, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहाँ ही लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो हाई रहेगी। जो जनसंख्या के बड़े हिस्से में एक अभाव की स्थिति है वो अविकसित क्षेत्र में देखने को मिलती है। जो अविकसित अर्थव्यवस्था होती है वहां पर जो जनसंख्या का बड़ा हिस्सा होता है उसको अभाव उसमें रहता है, उसको ज्यादा चीजें नहीं मिल पाती हैं, या गरीबी की भी काफी रहती है, बेरोजगारी होती है, उन लोग को मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं, जो फंडामेंटल बेसिक चीजें होती हैं वो भी नहीं मिल पाती हैं। तो एक बड़ा हिस्सा जो होता है शिक्षा से, बेरोजगारी से, शिक्षा से, रोजगार से, उनके जीवन स्तर से काफी पिछड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी की कमी, बेरोजगारी और तकनीकी पिछड़ापन आमतौर पर डैश अर्थव्यवस्थाओं में पाए जाते हैं। Scarcity of capital, unemployment and technological backwardness are generally found in dash economies. Underdeveloped, developed, partly developed, none of the above. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पूंजी की कमी, कैपिटल ज्यादा नहीं होती है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा होती है, तकनीकी पिछड़ापन भी काफी है, यानी कि टेक्नोलॉजी ज्यादा विकसित नहीं हुई है। ये सारी क्वालिटीज जो होती हैं वो किस तरह की अर्थव्यवस्था में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो इस तरह की होंगी तो आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा कि अविकसित जो अर्थव्यवस्था होगी, अंडर डेवलप्ड जो होगी वहां पर पाई जाएंगी। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र का संकेतक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ एन इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशन? हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, लो डेथ रेट, हाई पर कैपिटा इनकम, a high proportion of labor in the primary sector। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि इसमें से कौन सा जो एक संकेतक यानी कि कौन सी एक विशेषता ऐसी है जो कि आर्थिक रूप से जो विकसित राष्ट्र होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, उसकी नहीं होगी। तो साक्षरता का उच्च स्तर बिल्कुल होता है, वहां पर लिटरेसी बहुत अच्छी होती है, कम मृत्यु दर, लो डेथ रेट ये भी करेक्ट है, उच्च प्रति व्यक्ति आय ये भी करेक्ट है, प्राथमिक क्षेत्र में श्रम का उच्च अनुपात ये गलत होता है, वहां पर प्राथमिक जो आपका प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें ज्यादा लोग नहीं लगे होते, बल्कि जो आपका इंडस्ट्रीज होती हैं, जो सर्विस सेक्टर होता है वहां पर लोग ज्यादा काम कर रहे होते हैं, जो प्राइमरी सेक्टर होता है वहां ज्यादा काम नहीं कर रहे होते। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि आपको क्वेश्चन ने पूछा है कि उनकी क्या विशेषता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का कारक एक गैर आर्थिक कारक है? Which of the following determinants of growth is a non-economic factor? कैपिटल, पॉलिटिकल, सोशल, बी एंड सी बोथ। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है विकास के लिए एक आपका गैर आर्थिक कारक है। कुछ इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, कुछ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं। तो क्वेश्चन में जो पूछा है कौन सा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है, पूंजी, राजनीतिक, सामाजिक, बीओसी दोनों। तो यहाँ पर जो कैपिटल होती है वो तो इकोनॉमिक फैक्टर होती है, लेकिन जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है या जो सोशल का सिचुएशंस हैं, स्थितियां हैं वहाँ की, वो जो हो जाती हैं वो गैर आर्थिक कारक होती हैं, नॉन इकोनॉमिक का फैक्टर होती हैं। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम स्मिथ के अनुसार श्रम का विभाजन डैश द्वारा सीमित है। द डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इज लिमिटेड बाय डैश। साइज ऑफ द लेबर फोर्स, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल अवेलेबल इन द मार्केट, द एक्सटेंट ऑफ द मार्केट, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एडम स्मिथ ने श्रम का विभाजन दिया था वो किसके द्वारा सीमित होता है, लिमिटेड होता है। कि श्रम शक्ति का आकार क्या है, बाजार में उपलब्ध पूंजी की मात्रा क्या है, बाजार की सीमा क्या है, बी एंड सी दोनों। तो जो श्रम शक्ति का विभाजन होता है वो आपके में बाजार में उपलब्ध पूंजी की मात्रा पर भी डिपेंड करता है और साथ ही बाजार की सीमा पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमतों में वृद्धि के कारण किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि को डैश कहा जाता है। An increase in the national income of a country due to an increase in prices is known as dash. Increase in the national income at base year prices, increase in the nominal national income, increase in the national income at constant prices, increase in the real income। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो
कीमतों में वृद्धि हो रही है, जो प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, उसके कारण जो किसी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, उस वृद्धि को क्या कहा जाता है कि आधार वर्षीय कीमतों में पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, नाम मात्र राष्ट्रीय आय में वृद्धि, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, वास्तविक आय में वृद्धि। तो इसे क्या कहा जाता है, इंक्रीज इन द नॉमिनल नेशनल इकोनॉमी, यानी कि जो राष्ट्रीय आय है उसमें नाम मात्र की वृद्धि हो रही है। क्योंकि एक तरफ आपकी कीमतें बढ़ रही हैं तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, तो कीमतें जो बढ़ती हैं तो उसका, क्योंकि इकोनॉमिक साइकिल चलता है ना पूरा, एक व्यवसायिक चक्र आपका चलता है, तो एक तरफ से अगर कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ से लोगों के हाथों में इनकम भी कम हो रही है, तो पूरा एक साइकिल चलता रहता है, तो इसमें एक नाम मात्र की वृद्धि होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियाज इकोनॉमी? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसका जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कौन सी चीज आती है? कृषि आती है, उद्योग आते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है, जो आपका कृषि क्षेत्र है, वो भारत की प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तीन तरह के सेक्टर्स हैं मेनली इंडिया में, जो आपका प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी है और टेरिटरी सेक्टर है। तो जो एग्रीकल्चर है वो मेनली जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन पर चीजें ज्यादा डिपेंडेंट होता है, जो आपका प्राइमरी सेक्टर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित नहीं है? Which among the following doesn't belong to welfare scheme for the farmers? SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, एम्प्लॉयर रेफरल स्कीम। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सी स्कीम है या योजना है वो किसानों के कल्याण से संबंधित नहीं है, उनके वेलफेयर से रिलेटेड नहीं है। तो बहुत सी योजनाएं चलाई गई थी उनके वेलफेयर में, तो कौन से इसमें नहीं आएगी? जो कर्मचारी एम्प्लॉयर रेफरल स्कीम है वो इसमें नहीं आती। बाकी तीनों योजनाएं जो है वो जो किसान है उन्हीं के वेलफेयर के लिए ही चलाई गई थी। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की? When did the government present किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम? अप्रैल 1853, अगस्त 1998, जुलाई 1991, नवंबर 1995। काफी चर्चित रही है ये योजना। कब शुरू की गई थी? ये अगस्त 1998 में शुरू की गई थी। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा पहली बार भारत सरकार द्वारा डैश के बाद घोषित की गई थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स वाज अनाउंस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द डैश ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्राउन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो न्यूनतम समर्थित मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने फसलों का निर्धारित करने की जो योजना एक बनाई थी, तो वो किस क्रांति के बाद आई थी, किस रिवोल्यूशन के बाद आई थी? क्योंकि आपको पता है बहुत से रिवोल्यूशन चले हैं यहाँ पर, जैसे कि क्वेश्चन में ही दे रखे हैं। हरित क्रांति है, भूरी क्रांति है, श्वेत क्रांति है, नीली क्रांति है, सब अलग अलग चीजों से रिलेटेड होती हैं। यहाँ पर जो फसलों के लिए उससे रिलेटेड है वो मेनली आपकी हरित क्रांति है, ग्रीन रिवोल्यूशन है। उसी के बाद MSP को ही की अवधारणा को लागू किया गया था या घोषित किया गया था। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक बार देख लीजिएगा कौन सी क्रांति, कौन सा रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड? यहाँ पर आपको बताना है जो नाबार्ड है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल अथॉरिटी ऑफ बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। जो नाबार्ड है उसका आपको फुल फॉर्म बतानी है, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। उसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि मेनली आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है, उसके विकास के लिए ही बनाया गया था। उसके संबंधित क्या है, किस तरह से आगे गवर्नमेंट लेकर के स्कीम्स आएगी और कौन कौन, और जो इसके अंदर में बहुत सी चीजें हैं, बहुत से ऐसी योजनाएं चलाई गई थी, बहुत से ऐसे छोटे छोटे संस्थान बनाए गए जो कि इस क्षेत्र में काम करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि वित्त और ग्रामीण विकास के लिए एक बैंक नाबार्ड की सिफारिश पर किस समिति द्वारा की गई थी? NABARD, a bank for agriculture, finance and rural development, was recommended by the committee under chairmanship of स्वामीनाथन कमेटी, शिवरमन कमेटी, तारापोल कमेटी, नरसिम्हा कमेटी। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो नाबार्ड बनाया गया था वो किसकी सिफारिश पर या किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था? तो ये बनाया गया था शिवरमन समिति की सिफारिश पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।